पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम जो हमारा ह्यूमन फिजियो का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज योर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने अभी लास्ट लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब जो हमें पढ़ना है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने से पहले हम कुछ एक बेसिक चीजें देखेंगे, फिर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने से पहले हम एक चीज समझेंगे जो कि है आपकी थोरैसिक कैविटी या फिर चेम्बर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, थोरैसिक कैविटी या उसके चेम्बर के बारे में। तो ये थोरैसिक कैविटी है क्या, ये चेम्बर क्या है। तो देखो, जहां पे हमारी क्या है, थोरैसिक वर्टिब्रा है, वहां से जहां से वो शुरू हो रही, जहां पे वो खत्म हो रही, उतने पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक चेम्बर। उसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, राइट। उसके आसपास आपके पास और भी बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है इन योर थोरैसिक कैविटी, ठीक है। आया समझ में। तो ये जो थोरैसिक कैविटी है, देखो एक चीज है कि हमारी जो लंग्स होती है, राइट। अगर आप देखो, आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है पेज नंबर 270 में, जो स्टेप्स दिए हुए रेस्पिरेशन के, उसके जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में, कि लंग्स जो होते हैं ना हमारे, वो डायरेक्टली क्या है, हम उसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब लंग्स जो है वो ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती, ना ही वो रिलैक्स कर सकती, क्योंकि हमारी लंग्स के पास स्केलेटल मसल्स नहीं होती। वो एक स्पॉन्जेस की तरह होती है, जो डायरेक्टली दे कैन नॉट इंस्पायर, दे कैन नॉट एक्सपायर, ठीक है। ना वो इंस्पिरेशन कर सकते, ना वो एक्सपिरेशन कर सकते। तो हमारे लंग्स फिर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करती कैसे हैं। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने के लिए हमारी जो लंग्स होती हैं, वो होती है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो थोरैसिक कैविटी है उसे वो एक्सपांड करती है, तो हमारी लंग्स एक्सपांड करती है, तो इनहेलेशन होता है। हमारी थोरैसिक कैविटी वापस से वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, तो फिर एयर जो है वो लंग्स से रिलीज हो जाती है। आया समझ में। तो लंग्स को एक्सपांड करने के लिए हमें थोरैसिक कैविटी को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो बेसिकली थोरैसिक कैविटी के आसपास क्या है जो एक्सपांड हो रहा है ना, हमें वो देखना है। देखो, थोरैसिक कैविटी में अगर हम वेंट्रली बात करें, तो उसकी वेंट्रल साइड पे देखो थोरैसिक कैविटी है क्या। तो देखो, अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं, तो जहां पे आपकी लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो लंग्स है आपकी, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, तो लंग्स के आसपास वाली जो कैविटी है, दैट इज जो थोरैसिक कैविटी। और ये जो थोरैसिक कैविटी है, इसके आसपास आपके पास कुछ मसल्स हैं, आपके पास इसमें कुछ बोन्स हैं, ठीक है। क्या बोन्स है, देखो मैं बताती हूँ। वेंट्रल साइड पे थोरैसिक कैविटी को कवर करता है स्टर्नम, ठीक है। डॉर्सल साइड पे उसके पास क्या है, वर्टिबल कॉलम। एक मिनट, पहले मैं लिखूं फिर मैं आपको समझाती हूँ। पोस्टीरियर साइड पे है आपके पास डायफ्राम या फिर फिनेरिक मसल, और आपके लेटरल साइड पे है आपके पास रिब्स। लेटरल साइड पे हमारे पास क्या है, रिब्स। अब ये है क्या, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि थोरेसिक कैविटी जो है वो इन चीजों से घेरी हुई है। हमने क्या किया, लंग्स को जो थोड़ा देखो, सिंपल कैविटी मीन्स खाली जगह थी, बीच में आपकी लंग्स और उसके आसपास हमने दूसरी चीजें लगा दी, ताकि जब वो एक्सपांड करे तो आपकी लंग्स एक्सपांड करे। ये आपको आया समझ में। अब देखो, पहले तो आपको मैंने जैसे जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बॉडी के सब एक्सेस बताए थे। मैं एक बार और आपको पहले ये एक्सेस बता दे रही हूँ, वेंट्रल, डॉर्सल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लैटरल, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे। तो देखो, सपोज मैं हूं और
आपका जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज योर वेंट्रल पार्ट, पीछे वाला जो है वो आपका डॉर्सल पार्ट है, ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा वो हो जाएगा इंटीरियर, और जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज योर पोस्टीरियर पार्ट। क्लियर? आया समझ में? एक बार और बता रही हूँ, आगे वाला हिस्सा वेंट्रल, पीछे वाला हिस्सा डॉर्सल, ऊपर वाला हिस्सा पोस्टीरियर, और नीचे वाला हिस्सा आपका सॉरी ऊपर वाला इंटीरियर है और नीचे वाला आपका पोस्टीरियर है, और जो साइड वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे लेटरल पार्ट। क्लियर? बॉडी का एक एक एक्सेस क्लियर हुआ? अब देखो आगे की तरफ आपको देखो, इमेजिन करो ये मेरी जो फिंगर्स है इसे आप रिब समझो, ठीक है? रिब्स हमारी रिब केज, पीछे से रिब केज जुड़ती है वर्टिबल कॉलम से, राइट? पीछे से किससे जुड़ेगी? वर्टिबल कॉलम से, तो पीछे की तरफ क्या है? वर्टिबल कॉलम। तो डॉर्सल साइड पे आपके पास वर्टिबल कॉलम है, लेटरल मींस राइट और लेफ्ट साइड में हमारे पास रिब्स हैं, ठीक है? लेटरल साइड मींस राइट और लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट साइड में क्या है? रिब्स, और रिब्स आगे जाके किससे जुड़ती है? स्टर्नम से, तो वेंट्रल साइड पे क्या हो गया आपके पास? स्टर्नम। क्लियर? अब नीचे पोस्टीरियर की बात करें तो नीचे की तरफ डायफ्राम होता है, देखो ये इमेजिन, ये हो गई आपकी रिब्स, ये स्टर्नम है, ठीक है? इधर सो सॉरी, जस्ट इसके पीछे हमारे पास एक मसल्स होती है नीचे, ये ठीक है? ये क्या हो गई आपकी? डायफ्राम मसल्स, ठीक है? तो लेटरल पोस्टीरियर मींस नीचे की साइड पे डायफ्राम होता है, लेटरल आजू बाजू में आपके क्या हो गई? रिब्स, बीच में क्या हो गया आपका? स्टर्नम मींस वेंट्रल साइड, सामने की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ आपके पास क्या है? आपकी वर्टिबल कॉलम, और कौन सी वर्टिबल कॉलम आती है? थोरैसिक, ठीक है? क्लियर? आया समझ में? तो थोरैसिक चैम्बर के आसपास क्या हुआ? क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है? दूसरी चीज एनसीईआरटी लिखती है कि थोरैसिक कैविटी जो है वो एक एयर टाइट चेम्बर है। क्या है वो? एक एयर टाइट चेम्बर, ठीक है? क्या है ये? हमारी एक एयर टाइट चेम्बर है। तो एयर टाइट चेम्बर का मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि एयर टाइट टिफिन है, मतलब जिसमें हवा नहीं जाएगी, बट बेसिकली यहाँ एयर टाइट का मतलब ये है कि इस चेम्बर में हवा सीधे लंग्स से आएगी और सीधे लंग्स से बाहर ही जाएगी, डायरेक्टली एयर विल कम इनटू योर लंग्स और लंग्स से ही बाहर जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है इधर उधर से हवा के जाने का। हवा के जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नोज से होती हुई लंग्स के अंदर जाएगी और लंग्स से ही बाहर जाएगी। क्लियर? दैट इज योर एयर टाइट चेम्बर। क्लियर? अब हमारी जो यू नो एक लाइन और बोलती है एनसीईआरटी कि हमें अगर पल्मोनरी कैविटी, देखो अब जब ये मेरी लंग्स हो गई, ये हो गई आपकी ये खाली स्पेस, जहाँ पे नो यहाँ पे आपकी रिब्स हो गई कवर कर रही है, यहाँ पे स्टर्नम हो गई, नीचे की तरफ आपकी डायफ्राम है और पीछे की तरफ आपकी वर्टिबल कॉलम है, राइट? ये जो कैविटी है ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, और लंग्स के अंदर की जो कैविटी है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी। द वर्ड यूज फॉर लंग इज योर पल्मोनरी, पल्मोनरी कैविटी, ठीक है? तो आप क्या चाहते हो? ये एक्सपांड करे तो उसके लिए पहले इसे एक्सपांड करना पड़ेगा। जब आप आपकी इसे एक्सपांड करोगे थोरेसिक कैविटी को, तो आपकी पल्मोनरी कैविटी भी एक्सपांड होगी। क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, उसके लिए यू हैव टू अल्टर द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। जब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम भी चेंज होगी। क्लियर? ये बात दिमाग में बिठा लेना, मैकेनिज्म समझने के लिए ये जरूरी है। क्लियर? अब देखो, अब कुछ एक लॉज है जो मैं बताने वाली हूँ, देखो अच्छा प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि अगर आप आपकी थोरेसिक कैविटी अगर मान लो पंचर हो गई,
सपोज अगर आपकी लंग्स जो है वो पंचर नहीं हुई है लेकिन आपकी थोरैसिक कैविटी पंचर हुई है, तो अगर थोरैसिक कैविटी पंचर होगी तो क्या होगा बताओ। इमेजिन अगर आपकी थोरैसिक कैविटी पंचर हुई है, लंग्स पंचर नहीं हुई है, तो सिंपल सी बात है, लंग्स तो डायरेक्टली देखो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तो कर नहीं सकती, उसके लिए उसको थोरैसिक कैविटी चाहिए। अगर थोरैसिक कैविटी पंचर होगी तो सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी, मतलब ब्रीथिंग रुक जाएगी एंड ऑटोमेटिकली द पर्सन विल डाई। रीजन, क्योंकि एयर अंदर जा नहीं पाएगी तो लंग कोलैप्स कर जाएगी, और अगर लंग्स कोलैप्स कर गई तो फिर द मैन विल डाई, है ना। आया समझ में। चलो अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है उसमें दो पार्ट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बेसिकली दो चीज होती है भाई। देखो ब्रीथिंग में दो ही चीज होगी, एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना, बस। इससे ज्यादा आप क्या करोगे, आप इंस्पायर करोगे और एक्सपायर। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे, सांस छोड़ोगे, दैट मीन्स योर एक्सपायरेशन, या फिर एक्सलेशन। एक हो गई सांस को लेना और दूसरी सांस छोड़ना। आए समझ में, ये दोनों काम समझ में आए आपको। तो दो मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे हम सांस ले रहे हैं और कैसे हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इंस्पायरेशन इनहेलेशन दो प्रोसेस है। इंस्पायरेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर, इंस्पायरेशन क्या है, इनटेक ऑफ एयर, सांस जब आप अंदर ले रहे हो, हवा अंदर जा रही है। एक्सपायरेशन मीन्स एक्सपल्जन ऑफ एयर, जब एयर बॉडी से बाहर जा रही है। ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ एयर। हमारी जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो होती है सिर्फ 2 सेकेंड की, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड, मात्र 2 सेकेंड में आप सांस ले लेते हो। और एक्सपायरेशन की प्रोसेस जो होती है वो 3 सेकेंड की होती है। मतलब टोटल जो आपकी एक साइकिल होगी ब्रीथिंग की वो होती है 5 सेकेंड की। इसकी ब्रीथिंग की एक साइकिल होगी 5 सेकेंड की, ठीक है। 2 सेकेंड में आपने इंस्पायर किया, 3 सेकेंड लगे आपको एक्सपायर करने में, तो टोटल 5 सेकेंड लगेंगे आपको एक साइकिल कंप्लीट करने में। आया समझ में। और ब्रीथिंग रेट क्या होता है एक नॉर्मल ह्यूमन का, कुछ एक चीजें हैं जो अपन आता रहता है क्वेश्चन की, ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, तो कितनी होती है 12 to 16 साइकिल्स पर मिनट या टाइम्स पर मिनट, ठीक है। 12 से, तो 1 मिनट में या तो 12 बार आप सांस लेना छोड़ना करते हो या 16 बार। आया समझ में। पूरी साइकिल का मतलब ये हुआ कि एक बार इंस्पिरेशन, सांस लेके सांस छोड़ना, इज 1 साइकिल, ठीक है। क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो ये तो बेसिक चीज हो गई। अब इससे पहले हम मैकेनिज्म समझने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं कि मैकेनिज्म में हमें क्या क्या लगने वाला है। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दो तरीके के पहले तो कुछ लॉज देखेंगे। देखो लेट्स स्टार्ट विद लॉज, ठीक है। पहले हम लॉज देखेंगे। दो लॉज हैं जो उसको आपको दिमाग में लग बिठा के रखना है, तो आपका जो मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, पहले लॉज। तो भाई देखो दो लॉज है हम जो ध्यान में रखेंगे। पहला लॉ ये बोलता है कि जो गैस है, गैस मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। आया समझ में। क्या गैस कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी।
ठीक है, तो जहां उसका प्रेशर ज्यादा होगा वहां से जहां प्रेशर कम है उसकी तरफ जाएगी। दूसरा इसमें लगता है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। ठीक है, वो ये बोलता है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अब हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये मैंने क्या बनाई, थोरेसिक कैविटी बना दी। ये क्या हो गई आपकी लंग्स, खूबसूरत सी, थोड़ी बड़ी लंग बनाते हैं चलो। अच्छा रुको, ये मैं यहाँ बनाती हूँ। पहले देखो, इससे पहले डायग्राम समझने से पहले अपन एक चीज और समझ लो कि दो तरीके के प्रेशर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका प्रेशर। प्रेशर जो है पहला तो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर इन्वॉल्व है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एक होता है आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब ये क्या है बताती हूँ। देखो, जस्ट इमेजिन कि ये हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और ये हो गई आपकी लंग्स। क्लियर। हमारी बॉडी के आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो बाहर है जो प्रेशर है ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक प्रेशर यहाँ है, आया समझ में। एक प्रेशर है वो अंदर है, तो अंदर वाला जो प्रेशर है उसे बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, क्योंकि ये होता है विद इन योर लंग्स। लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसे आप क्या बोलोगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जैसे हमने इसकी कैविटी को क्या बोला था, पल्मोनरी कैविटी, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड हम हमारी लंग्स के लिए यूज करते हैं। तो सेम वे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या मतलब विद इन योर लंग्स। इंट्रा इसलिए बोला है कि सिर्फ वो लंग्स के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं, इंटर नहीं, इंट्रा विद इन योर लंग्स ओनली। ठीक है, आया समझ में। अब देखो सिंपल चीज है कि अभी एयर यहाँ है, राइट। तो अब एयर को आपको अंदर लाना है, राइट। तो अंदर लाने के लिए मतलब उसका हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और यहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए। जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर अंदर आएगी, आया समझ में। दूसरी चीज ये कि जब आपको एयर को बाहर पहुंचाना है, चलो यहाँ आना, अब एयर जब बाहर पहुंचानी है तो यहाँ का प्रेशर कम करना पड़ेगा और यहाँ का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। नहीं नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ अब आपका बाहर का प्रेशर कम होना चाहिए और अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, जब तो एयर बाहर मूव करेगी। आई समझ में बात, क्या आई बात समझ में, कि अपने हायर प्रेशर से लोअर की तरफ जाती है, मतलब कि जब मैं क्या करूंगी, जब मैं बाहर का प्रेशर बढ़ाऊंगी तो अंदर एयर आएगी, जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो एयर बाहर जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब होता ही है कि ना, देखो प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना ही मैं अपने एटमॉस्फेयर का प्रेशर बदल सकती हूँ, क्या नहीं। मैं यहाँ खड़े खड़े वहां से प्रेशर कम ज्यादा कर सकती हूँ, नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ना ही लंग्स का प्रेशर, ये जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसे चेंज कर दूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं चेंज करूंगी वॉल्यूम को। जब मैं वॉल्यूम चेंज करूंगी तो प्रेशर अपने आप चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाऊंगी तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम करूंगी तो प्रेशर ज्यादा। तो बस इसमें पूरे मैकेनिज्म में हमें ये समझना है कि हम कैसे वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। आया समझ में। अभी हम और समझेंगे, डोंट वरी। ये तो हो गई भाई आपके किसकी बात, लॉस की बात। अब लॉस के अलावा हमारे पास होते हैं कुछ इसमें। अब ये देखो, लॉ हो गया प्रेशर, इसके अलावा कुछ मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। क्या इन्वॉल्व होती हैं, मसल्स। कुछ मसल्स बी नहीं, इट इज सी। कुछ मसल्स भी इन्वॉल्व है एक। क्या इन्वॉल्व है, कुछ मसल्स।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो मसल्स ही करती हैं, राइट। तो देखो कौन कौन सी मसल है, देखो सबसे पहली मसल है जो डायफ्राम, पहली कौन सी है, डायफ्राम। फ्रेनिक मसल, कौन सी मसल है आपकी, फ्रेनिक। फिर एक होगी आपकी एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, ठीक है, एब्डोमिनल मसल। थर्ड होगी आपकी कोस्टल मसल या फिर इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल्स दो तरीके की हैं। अभी कौन सी मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट कब रिलैक्स करती है, हम जब मैकेनिज्म देखते जाएंगे तो समझते जाएंगे। डायफ्राम आपको पता ही है, डायफ्राम ऊपर नीचे करता है ब्रीथिंग में। एब्डोमिनल मसल्स भी करती है, कब करती है मैं बताऊंगी। इंटरकोस्टल मसल्स दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं IEICM, दैट मीन्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और इसको हम लिखेंगे IICM, दैट इज योर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। आई समझ में बात। अब ये इंटरनल कोस्टल मसल्स क्या है, देखो ये मसल्स होती हैं बिटवीन योर रिब्स। ये रिब्स है, इमेजिन अभी मैंने डायग्राम बताया था हाथ से, देखो ये रिब्स है मेरी, ठीक है, दिस इज माय रिब्स। अब ये रिब्स को देखो, इतनी रिब्स को सभी जगह इधर भी होगी बट एक साइड से समझो, ये जो रिब्स हैं इनके बीच में ये मसल्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ ये जो रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होंगी। जो मसल्स बाहर की तरफ होंगी, इधर यहाँ यहाँ यहाँ, वो होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और वो मसल्स जो अंदर की तरफ होंगी इधर, उसे आप क्या बोलोगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। सो मसल्स बाहर की तरफ एक्सटर्नल और अंदर की तरफ इंटरनल, क्लियर। वो मसल्स जो देखो, क्योंकि इंटरनल कोस्टल मसल्स होंगी वो आपकी जो लंग्स की जो आपकी प्लूरल पार्ट है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि लंग्स की जो को प्रोटेक्ट करता है वो प्लूरल लेयर्स होती है, याद होगा आपको, है ना, पेराइटल प्लूरा, राइट। तो पेराइटल प्लूरा हो गया। तो ये जो प्लूरा मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं बेसिकली विस्ट्रल प्लूरा मसल्स, तो इसके कांटेक्ट में रहती हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और ये रिब से अटैच रहती है बाहर की तरफ। तो एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल, अंदर की तरफ इज और इंटरनल, क्लियर। साइड में आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि बाहर की तरफ इज और एक्सटर्नल और अंदर की तरफ इज और इंटरनल। आया समझ में। ये सारी चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व होने वाली है हमारे मैकेनिज्म में। डायफ्राम, डोमिनल मसल्स, इंटरकोस्टल की दोनों मसल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एंड फिर गैसेस कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, ये लॉ और ये दो प्रेशर्स इन्वॉल्व हैं। एक एक चीज क्लियर है।